वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर मिल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कोस्पोरा। तो सर्कोस्पोरा में हम लोग आज इसकी लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। लाइफ हिस्ट्री में बहुत शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री है दोस्तों, इसकी कोई बड़ी नहीं है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल एकदम स्मॉल लाइफ साइकिल है। अगर और फंजाई से इसकी लाइफ साइकिल कंपेयर की जाए, जितने भी हमारे सिलेबस में फंजाई हैं, तो सबसे शॉर्ट अगर लाइफ साइकिल किसी के है तो वो सर्कोस्पोरा है। बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है दोस्तों। एक बार ध्यान से समझिए तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप एक बार में समझ जाएंगे ज़रूर। तो शुरू करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, किंगडम इसका माइकोटा है, जैसा कि हम जानते हैं हम सभी। फंजाई भी कहते हैं माइकोटा को। डिवीज़न यूमाइकोटा है। सब डिवीज़न ड्यूट्रोमाइकोटा है। क्लास इसका ड्यूट्रोमाइसेटीज है। ऑर्डर मोनिलियल्स है। फैमिली डायमेटेसी है। और जीनस सर्कोस्पोरा है। दोस्तों, सर्कोस्पोरा को हमें आज डिस्कस करना है। इसकी लाइफ हिस्ट्री में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव फेज को छोड़कर, अगर इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाए तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एसेक्सुअल टाइप का होता है। क्योंकि ड्यूट्रोमाइकोटा के जितने भी मेंबर हैं इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। इसीलिए इस डिवीज़न के जितने भी मेंबर हैं उन्हें फंजाई इम्परफेक्टी या फिर इनपरफेक्टी फंजाई कहा जाता है। दोस्तों, जानते हैं क्यों इसे इम्परफेक्टी फंजाई कहा जाता है? तो शुरू करते हैं इसके आगे थोड़ा। तो दोस्तों, सर्कोस्पोरा जो है वो ड्यूट्रोमाइकोटा का मेंबर है। ड्यूट्रोमाइकोटा, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो फंजाई इम्परफेक्टी कहलाते हैं। वो कॉमनली कहलाते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। फंजाई इम्परफेक्टी से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। ये कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है वन वर्ड में कि कौन सा ऐसा डिवीज़न है जो फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से जाना जाता है। तो ड्यूट्रोमाइकोटा जो है वो फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो सर्कोस्पोरा जो है एक जनरा है और इसकी अलग अलग स्पीसीज़ जो हैं वो अलग अलग डिसीज़ कॉज करती हैं। जैसे कि सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ये स्पीसीज जो है ये डिसीज कॉज करती है टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट। यानी कि मूंगफली के पौधे में ये टिक्का डिसीज कॉज करती है। टिक्का डिसीज इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये हम इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे क्यों इसे टिक्का डिसीज कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, इसकी और कुछ स्पीसीज हैं जो अलग अलग डिसीज कॉज करती हैं। जैसे सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा एक और डिसीज कॉज करती है कैलोट्रोपिस में, वो लीफ स्पॉट डिसीज ऑफ कैलोट्रोपिस होती है। इसे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगली जो डिसीज है वो है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस यानी मंदार का पौधा होता है, इसमें डिसीज कॉज करती है। कौन सा डिसीज? लीफ स्पॉट डिसीज ऑफ कैलोट्रोपिस। ये जनरली लीफ पे ही डिसीज कॉज करता है, ये लीफ को इन्फेक्ट करता है। लगभग जितने फंजाई हैं वो ज़्यादातर सब लीफ को ही सबसे पहले क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। तो ये कुछ हो गया इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो सर्कोस्पोरा की ये भी एक स्पीसीज है जो कैलोट्रोपिस की डिसीज कॉज करती है, लीफ स्पॉट डिसीज। तो आप चलते हैं आगे, हम लोग इसका पढ़ते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर।
वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। दोस्तों ये ड्यूटरोमाइकोटा का मेंबर है। ड्यूटरोमाइकोटा जो है वो सबसे एडवांस फंजाई में आता है, सबसे एडवांस डिवीज़न है वो। तो इसमें क्या होगा, जो माइसिलियम होगा, जो हाइफी होंगे, वेल ब्रांच्ड होंगे, वेल अडेप्टेड होंगे, उसमें इस सेप्टेट कंडीशन होगी, मतलब सारा कुछ जो है वो बिल्कुल सबसे एडवांस टाइप का होगा। अगर किसी भी फंजाई की बात की जाए तो सबसे एडवांस फंजाई जो हैं वो ड्यूटरोमाइकोटा डिवीज़न के जितने भी फंजाई हैं वो सबसे एडवांस फंजाई हैं। तो इसमें क्या है कि सेप्टेट कंडीशन है, उसके बाद वेल ब्रांच्ड है माइसिलियम, हाइफी जो है वो सेप्टेट है, माइसिलियम वेल ब्रांच्ड है, यानी कि माइसिलियम जो है वो उनमें ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं। उसके बाद जो हाइफी की ग्रोथ है वो इंटरसेलर है, हाइफी की ग्रोथ जो है वो इंटरसेलर है, यानी कि जो होस्ट टिश्यू में इसकी ग्रोथ है वो इंटरसेलर है। अगर मान लीजिए किसी प्लांट पे इन्फेक्ट कर रहा है, अगर हम सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की बात करें तो ये ग्राउंडनट पे ही कॉज करेगा। ग्राउंडनट की लीफ मान लीजिए है, उसकी ये एपिडर्मिस है, उसमें ये पैलिसेड सेल्स हैं, सेल्स के बीच बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं, उन्हें कहा जाता है दोस्तों इंट्रासेलुलर स्पेसेस। क्या कहते हैं उन्हें? इंट्रासेलुलर स्पेसेस कहते हैं। ये जो सेल के बीच बीच में स्पेस है, मतलब कि जो ये दो सेल्स के बीच में जो गैप छूट रहा है, इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, इंटरसेलुलर। तो यहाँ पे हाइफी की जो ग्रोथ है वो इंटरसेलुलर ग्रोथ है, इंटरसेलुलर, यानी कि सेल के बीच में जो ये क्या कहते हैं स्पेसेस हैं, यहाँ पे इसकी हाइफी क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। अब यहाँ पे फूड एब्जॉर्प्शन के लिए क्या प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। पहले क्या है, जब स्पोर्ट यहाँ पे जनरेट करेगा तो सबसे पहले इसकी हाइफी जो होंगी वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में ग्रो करेंगी, यानी कि बीच बीच में जो गैपिंग है इसमें ग्रो करेंगी। उसके बाद जब यहाँ से वेल सेटल्ड हो जाएंगी यहाँ पे ये हाइफी, तो क्या करेंगी, कुछ हाइफी इंट्रासेलुलर ग्रोथ होने लगेगी। ये जो हाइफी है ये कहलाएंगी, यहाँ पे इनकी ग्रोथ जो है वो कहलाएगी इंटरसेलुलर ग्रोथ। इंटरसेलुलर ग्रोथ कहलाएगी। उसके बाद कुछ हाइफी क्या हुई, इसके अंदर इन्वेट कर गई, सेल्स के अंदर। ये जो होस्ट टिश्यू के सेल्स हैं, पैलिसेड सेल्स हैं, ये जो कुछ हाइफी क्या हुई, इसके अंदर भी इन्वेट कर गई, पेनिट्रेट कर गई, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये कंडीशन अब क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इंट्रासेलुलर ग्रोथ। फर्क समझ लीजिए आप, इंटर और इंट्रा, INTER और INTRA। इंट्रा का मतलब होता है जब सेल के अंदर कोई चीज़ इन्वेट कर जाए। अगर सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंट्रासेलुलर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि सेल के अंदर जो चीज़ इन्वेट कर जा रही है उसे हम इंट्रासेलुलर कह रहे हैं, और जो सेल के स्पेसेस के बीच में है उसे हम कह रहे हैं इंटरसेलुलर। तो इंटरसेलुलर पहले जो इसकी ग्रोथ थी वो इंटरसेलुलर थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये वेल सेटल्ड हो गए, अच्छे से यहाँ पे स्थापित हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ, अब इन्हें फूड की भी रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ग्रोथ आगे बढ़ानी है। तो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए क्या हुआ कि कुछ हाइफी इनमें से जो हुए वो क्या हुई कि सेल के अंदर भी ग्रो करने लगी, और उसे हमने कहा इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर ग्रोथ भी हो गई। लेकिन दोस्तों एक बार खास बात जो है वो याद रखिएगा, जो यहाँ पे ये हाइफी अंदर जा रही हैं इन्हें हम हॉस्टोरिया नहीं कहेंगे। जनरल फंजाई में क्या होता है, और बाकी की बात की जाए तो वहाँ पे जो हाइफी इंट्रासेलुलर ग्रोथ होती है हाइफी की, यानी कि जो हाइफी अंदर चली जाती है इन्वेट करके सेल के अंदर पहुँच जाती हैं और फूड एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, उसे हम कहते हैं हॉस्टोरिया। लेकिन यहाँ पे हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा।
हॉस्टेरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे सेल नॉर्मल हाइफी जो है वही सेल के अंदर इन्वेट कर जाएंगी और वही न्यूट्रिशन सक करेंगी, फूड सक करेंगी और पूरे के पूरे बॉडी को, अपने थैलस को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। इसलिए यहाँ पे कोई भी हॉस्टेरिया का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया दोस्तों इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है। इसीलिए इस डिवीज़न के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो होता नहीं, और अगर होता है तो भी नोन नहीं है उसमें, इसलिए इसे फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दोस्तों वो सिर्फ एक टाइप का होता है और बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है, और यही कोनिडिया जब जर्मिनेट करते हैं, जब कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, मैचुरेशन होता है, जर्मिनेशन होता है, तो फिर से इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, अगर सुटेबल होस्ट पे गिरे तो फिर से इनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी, फिर से आगे बढ़ेगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बाय फॉर्मेशन ऑफ थ्रू कोनिडिया पढ़ेंगे। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया के थ्रू हो रहा है। तो कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कहीं पे किसी, ये सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की बात कर रहे हैं हम, तो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा जो है वो ग्राउंडनट की डिसीज़ है, वो मूंगफली के पौधे की डिसीज़ है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंडनट के रेफरेंस में। मान लीजिए ये कोई एपिडर्मिस है लीफ की, ये एपिडर्मिस है, उसके बाद ये पैलिसेड सेल्स हैं, पैलिसेड सेल्स में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा जो इंटरसेलर स्पेसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स, स्टेम सेल्स। लीफ के सेल में क्या होता है, इंटरसेलर स्पेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हॉस्टेरिया का क्या कहते हैं, जो माइसीलियम या हाइफी का ग्रोथ है या फंजाई की जो ग्रोथ है वो आसानी से हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, हाइफी ग्रो कर जाती है अच्छे से। तो क्या है कि यहाँ पे इसकी इंटरसेलर स्पेसेस में क्या है, ये हाइफी ग्रो की हुई हैं इसकी। उसके बाद क्या होगा, कुछ इसके अंदर भी इन्वेट कर गई हैं जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए है। तो जब रिप्रोडक्शन का वक्त आएगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वक्त आएगा जब, तो क्या होगा, इनमें से कुछ हाइफी जो हैं वो एक स्पेशलाइज्ड साइट पे क्या होंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी, यानी कि एकत्रित हो जाएंगी। एक स्पेशलाइज्ड साइट पे क्या होंगी, एकत्रित हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो एक्यूमुलेशन साइट है या फिर इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे स्ट्रोमा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा कहलाएगा। ये इसके हाइफी ग्रो की हुई, ये क्या है, एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ये पैलिसेड सेल्स हैं, ये दोनों क्या है, होस्ट टिश्यू का ऑर्गन है, होस्ट टिश्यू। स्ट्रोमा क्या है, पैरासाइट का पार्ट है, ये फंगस का पार्ट है। उसके बाद इसी में से कुछ हाइफी जो होंगी वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और इरेक्ट और अपवर्ड ग्रो करेंगी, यानी कि सीधी बिल्कुल और ऊपर की तरफ को ग्रो करेंगी। तो क्या होगा, जब ऊपर की तरफ को ये ग्रो करेंगी तो होस्ट टिश्यू की जो एपिडर्मिस है उससे ये रप्चर कर देंगी, यानी कि ब्रेक कर देंगी। ये
एपिडर्मिस को ये किसी नेचुरल ओपनिंग का वेट नहीं करती हैं दोस्तों, ये अपने आप क्या करती हैं, इसकी एपिडर्मिस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती हैं, चाहे यहाँ पे नेचुरल ओपनिंग हो या ना हो। तो क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ हाइफी इसमें से अपवर्ड ग्रोथ करने लगी। अब ये जो स्ट्रोमा बना है दोस्तों, ये एपिडर्मिस के बिलो बना है, नीचे बना है, तो क्या करेगा, ये ब्लैक डार्क कलर का, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का ये स्पॉट होगा एक, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है ये डार्क ब्राउन और ब्लैक स्पॉट है। ये डार्क ब्राउन, ये जो स्ट्रोमा है ये क्या है, ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का स्पॉट है। और यही क्या होगा कि पूरी की पूरी लीफ के सरफेस पे जगह जगह पे स्पॉट लाइक अपीयरेंस देगा, टिक्का जैसा कुछ अपीयरेंस देगा। जैसे एक टीका होता है, जैसे हम लोग कभी कभी टीका लगा लेते हैं या मम्मी लोग बिंदियाँ लगाती हैं, तो उस जैसा वैसा ही कुछ यहाँ पे कुछ अपीयरेंस होगा इसका, ये स्ट्रोमा का। क्योंकि यहाँ पे जो हाइफी हैं वो एक्युमुलेट हो गई हैं, एक जगह एकत्रित हो गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इनका अपीयरेंस कैसा है, डार्क ब्राउन और ब्लैक स्पॉट जैसा कुछ अपीयरेंस है। और ये एपिडर्मिस में लगभग लीफ सरफेस के लगभग पूरे के पूरे सरफेस पे जगह जगह स्पॉट लाइक अपीयरेंस, जगह जगह ये एकत्रित हो जा रही है। हमने तो यहाँ पे एक ही बनाया है, लेकिन जगह जगह यहाँ पे क्या होगा कि पूरी की पूरी सरफेस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे ये ऐसा स्ट्रोमा बन जाएगा। और वही कैसा अपीयरेंस देगा, एक टिक्का जैसा अपीयरेंस देगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे हम लोग टिक्का लगाते हैं वैसा ही टिक्का जैसा अपीयरेंस देगा। और इसी से इस डिसीज़ का नाम पड़ा क्या, टिक्का डिसीज़, क्योंकि इसका कुछ अपीयरेंस ऐसा है, जैसा इसका अपीयरेंस होता है वैसा ही हम ज़्यादातर फंजाई में उसका नाम दे देते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़, ऐसा कुच अलग अलग नाम देते हैं। तो वैसा ही क्या हुआ, यहाँ पे टिक्का जैसा अपीयरेंस हुआ, तो हम लोगों ने क्या कहा, इसे टिक्का डिसीज़। और कहाँ हो रहा है, ग्राउंड नट में हो रहा है, इसलिए हमने कहा टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंड नट। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कि हम लोग अभी बात कर रहे थे इसकी कोनिडियोफोर की, यहाँ की कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो इसी में से कुछ हाइफी क्या होंगी, स्पेशलाइज्ड हो गई और अपवर्ड और इरेक्ट ग्रो करने लगी। ये इसका क्या बन गया, कोनिडियोफोर बन गया। ये इसका कोनिडियोफोर बन गया। इसी में से कुछ हाइफी क्या हो गई, स्पेशलाइज्ड होके अपवर्ड और इरेक्ट ग्रो करी, और उन्हीं में से ये कोनिडियोफोर बना। ये कोनिडियोफोर दोस्तों जो है वो सबसे स्पेशलाइज्ड है। अगर और फंजाई की बात की जाए तो उनमें से इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके पास कुछ अलग स्पेसिफिक इसके कैरेक्टर हैं। वो है इसका नी शेप्ड बेंडिंग। ये जो इसकी कुछ, ये यहाँ पे पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब में दिख रहा है। हर कोनिडियोफोर के साथ एक स्पेशल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका, और उसे कहेंगे हम नी शेप्ड बेंडिंग। यानी कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे बेंडिंग लाइक अपीयरेंस जो दिख रहा है, इसे हम कहेंगे नी शेप्ड बेंडिंग कहलाएगी, या फिर इसी को कहते हैं जेनिकुलेट बेंडिंग। जेनिकुलेट और नी शेप्ड बेंडिंग कहलाएगा ये। अब इसी जेनिकुलेट या नी शेप्ड बेंडिंग से क्या होगा, हर एक कोनिडियोफोर इससे अटैच होगा। इसी बेंडिंग के साथ हर एक बेंडिंग से कोनिडियोफोर क्या होगा, अटैच होगा। और हर एक इसमें का जो कोनिडिया है वो भी स्पेशल कैरेक्टर के साथ है। यानी कि यहाँ पे जो कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है वो मल्टी सेल्ड कोनिडिया बन रहा है। ऐसे जनरली हम लोग कैसा देखते थे, और फंजाई की बात की जाए अगर, तो वहाँ पे जो कोनिडिया बनता था
वो यूनिसेलुलर कोनिडिया बनता था, यानी कि सिंगल सेल्ड कोनिडिया बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टी सेल्ड कोनिडिया बन रहा है। यहाँ पे कई सारी सेल एक कोनिडिया में पाई जाती हैं। और दोस्तों जब हम इसका सेक्शन कट करते हैं ना, तो बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर दिखता है ये। अगर अच्छे से सेक्शन कट हुआ और हम लोगों ने अच्छे से एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस अगर आपकी अच्छी है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल एकदम फाइन सेक्शन दिखेगा इसका। आप लोगों ने बीएससी के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो फिर एग्जामिन तो किया ही होगा, हम लोगों ने सबने किया है। और यहाँ पे क्या होता है, ये अच्छे से नी शेप्ड बेंडिंग दिखती है। यहाँ पे अगर ग्राउंड नट की लीफ मिलती है तब भी, कैलोट्रोपिस की लीफ मिलती है तब भी, वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल अच्छा ये बढ़िया सा अगर अच्छे से स्टेन हो गया, तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है नी शेप्ड बेंडिंग और ये कोनिडिया जो है ये बिल्कुल अच्छे से दिखता है। तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टी सेल्ड कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, नी शेप्ड बेंडिंग है। तो जब ये कोनिडिया मैच्योर हो जाएगा तो इससे सेपरेट हो जाएगा और कहीं भी एयर में सस्पेंड हो जाएगी या फॉल हो जाएगा ज़मीन पे। और जब भी सुटेबल होस्ट मिल गया अगर, और कंडीशन भी सुटेबल है, तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट हो जाएगा और फिर से अपनी लाइफ साइकिल शुरू कर देगा। एक बार इसे देख लेते हैं, इसके स्पेशल कैरेक्टर क्या है। दोस्तों इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कंप्लीट हो गया, इसमें बस इतना ही है। कोनिडियोफोर कैसा है इसका, कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर अगर बात की जाए तो नी शेप्ड बेंडिंग है। और जेनिकुलेट, जेनिकुलेट या नी शेप्ड बेंडिंग है। अगर कोनिडिया की बात की जाए तो कोनिडिया क्या है, मल्टी सेल्ड है। कोनिडिया मल्टी सेल्ड है, नी शेप्ड बेंडिंग है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय थ्रू कोनिडिया हो रहा है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया हो रहा है। अब ये कोनिडिया मैच्योर हो गए, कोनिडियोफोर से अलग हो गए, एयर में सस्पेंड हो गए या फिर सॉइल में गिर गए। अब किसी मीडियम के थ्रू जब ये सुटेबल होस्ट पे पहुंचेंगे और अगर कंडीशन इन्हें सुटेबल मिल गई, इन्वायरमेंट बढ़िया सा इन्हें मिल गया, अगर टेम्परेचर भी इनके लिए सुटेबल है, मॉइस्चर भी बढ़िया से मिल रहा है, तो क्या होगा, ये कोनिडिया जर्मिनेट कर जाएगा और फिर से एक नए प्लांट को, नए लीफ के नए होस्ट को ये इन्फेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये था सर्कोस्पोरा की लाइफ साइकिल, बहुत ही आसान, बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज नोट्स के साथ। तो मज़ा आया होगा पढ़ने में ज़रूर, आई होप। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर मुझ में कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।